हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग देख रहे थे बिहार स्पेशल हम लोगों का चल रहा था। बिहार स्पेशल हम लोगों का चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में मौर्य वंश तक देखा था, जिसमें कि मौर्य वंश हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मौर्य वंश के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति कौन था? इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इसने क्या किया था? इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। और 150 कब की थी? तो 185 ईस्वी पूर्व में। 185 ईस्वी पूर्व में इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और नए राजवंश की स्थापना की। कौन सा राजवंश? तो शुंग राजवंश का। स्वाभाविक है, अपने नाम के ऊपर ही अपने राजवंश का, नए राजवंश का नाम रखेगा। तो इसने जो स्थापना की वो कौन सा राजवंश था? तो शुंग राजवंश। शुंग वंश की स्थापना की इसने। किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की। कब की थी? तो 185 ईस्वी पूर्व में। 185 ईस्वी पूर्व में इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये जो है ब्राह्मण था, ये जाति से ये कौन था? तो ब्राह्मण। ये जाति से तो ब्राह्मण। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी, इसने बृहद्रथ की हत्या की। और ये जिस समय बृहद्रथ शासन कर रहा था मगध पर में, तो ये उस समय में उत्तर प्रदेश में, उस समय में ये कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो अयोध्या। ये यहाँ का क्या था? तो सेनापति था। कहाँ? तो अयोध्या में ये सेनापति के रूप में यहाँ पर में था और इसने इसकी हत्या कर दी वहां से आकर। अब ये भी एक बहुत ही प्रतिभाशाली और मतलब क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी शासक था। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा से स्थानांतरित करके विदिशा, इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो विदिशा को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसने अब ये लगभग अपने पूरा साम्राज्य इसने क्या किया? जो भी मगध साम्राज्य में जो भी राज्य जो है, जो भी प्रांत जो है मगध साम्राज्य से अलग होते, मौर्य वंश में जो छटते चले गए थे, जो स्वतंत्र होते चले गए थे, उन सभी को इसने क्या किया? पुनः जीत करके इसने मगध में मिला लिया। और मगध में मिलाने के बाद इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अब देखिए अश्वमेध यज्ञ है क्या? अश्वमेध यज्ञ क्या है? तो अश्वमेध यज्ञ है, इसमें क्या होता है कि अपना एक घोड़ा, जहां ये मान लीजिए अपनी राजधानी है, यहाँ से ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ कुछ पूजा पाठ करके, पूजा वूजा करके एक घोड़े को बढ़िया सुंदर से सजा करके उसको क्या होता है? छोड़ दिया जाता है। और जिस राज्य से होकर वह घोड़ा गुजरेगा, जिस राज्य से होकर वह घोड़ा गुजर गया, तो समझिए वो राज्य क्या है? वो इसके अधीन है। वो क्या है? वो इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली है इस राजा की। अब देखिए अश्वमेध यज्ञ बहुत ही पावरफुल यज्ञ था। अब इसमें देखिए एक घोड़ा को छोड़ दिए। अब किसी राजा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उस घोड़े को पकड़ सके। घोड़ा को रोकने का अर्थ है कि सीधे सीधे जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है उस राजा से क्या होगा? युद्ध करना है। तो घोड़ा छोड़ने के लिए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भी अपने आप को उतना पावरफुल बनाना पड़ता है। जब इसने अपने आप को पावरफुल बनाया तब क्या किया? इसने अश्वमेध यज्ञ किया। और लगभग जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक क्या हो गया? वो क्षेत्र इसके अधीन हो गया। जिस क्षेत्र में घोड़े को जिसने किसी राजा ने मान लीजिए रोक लिया,
अब ये घोड़ा यहाँ से चला, इस राज्य में हो गया, इस राज्य से होकर गुजरा, इस राज्य को हो लिया, इस राज्य को हो लिया, फिर इस राज्य में गया, यहाँ हो लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आकर के इसने घोड़े को इस राज्य में क्या किया, घोड़े को रोक दिया, तो अब क्या होगा, तो इस राजा के साथ इसका क्या होगा, तो युद्ध होगा। क्या होगा, अब जिस राज्य से होते हुए चला गया तो समझिए उसने तो शांतिपूर्वक इस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। अब जहां पर मैं रोक दिया, समझिए इसका अब इसके साथ क्या होगा, इस राजा के साथ युद्ध होगा। तो इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। कितने बार किया था, तो इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 बार किया था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करवाया किसने था, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उस अश्वमेध यज्ञ को करवाया किसने था, तो उस समय इसके दरबार में थे पतंजलि। पतंजलि ने इस अश्वमेध यज्ञ को, दोनों बार अश्वमेध यज्ञ को किसने करवाया था, तो पतंजलि ने करवाया था। ये पतंजलि वही हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी, इन्होंने एक अष्टाध्यायी जो रचना है पाणिनि की, उस अष्टाध्यायी के ऊपर इन्होंने क्या लिखा है, तो महाभाष्य लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है उस पर में इन्होंने महाभाष्य लिखा है। ये भी एक व्याकरण की ही पुस्तक है। इन्होंने क्या किया है, उस व्याकरण का अष्टाध्यायी पर में क्या किया है, एक महाभाष्य इन्होंने लिखा है। तो पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। एक बार इंडो यूनान का एक आक्रमण हुआ था, यूनानी शासक था मिनांडर ने आक्रमण किया था। तो मिनांडर के आक्रमण को भी इसने क्या किया, विफल किया था। और मिनांडर यूनानी शासक जो था मिनांडर, इसको हराया था, उसको क्या किया था, पराजित भी किया था। इसको सिर्फ भगाया ही नहीं था बल्कि इसको पराजित भी किया था, और पराजित करने के बाद इसको भगाया भी था इसने, ठीक है। इसी पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। इसने किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने ही भरहुत स्तूप का क्या किया था, निर्माण करवाया था। इससे ज्यादा कुछ विशेष इसके बारे में पूछता नहीं है, जितना बहुत कम ही पूछता है, और इसके बारे में बहुत कम जानकारी भी मिलती है हम लोग को। ज्यादातर इसके बारे में जानकारी हमको पुराणों से प्राप्त होती है, ठीक है, पुराणों से और पुराणों से ही इनके बारे में, शुंग वंश के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। तो पुराणों के आधार पर जितनी भी जानकारी मिली है, तो उसको क्या किया गया है, कुछ कम, जो भी जिसमें ज्यादा अतिशयोक्ति लगी, उसको छोड़ करके जो लगा कि ना ये हो सकता है, हुआ होगा, उन सभी चीजों को हमारे पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। तो इतना ही चीज लिया गया है, इससे विशेष अधिक कुछ नहीं लिया गया है। तो जितना भी लिया गया है उसको हम लोगों ने देखा है। अब आगे पुष्यमित्र शुंग के बाद इसका पुत्र शासक बनता है। इसका पुत्र जो है उसका नाम क्या है, अग्निमित्र। इसका जो पुत्र है उसका नाम है अग्निमित्र। इसके बाद जो इसका अगला शासक बनता है, इसका पुत्र अग्निमित्र। इसके बारे में भी विशेष अधिक कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसके बारे में बस एक ही जगह हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। तो कालिदास ने एक पुस्तक लिखी है, कालिदास ने एक पुस्तक लिखी है मालविकाग्निमित्र। कालिदास वैसे तो गुप्त के समय में आए थे, लेकिन अनुश्रुतियों के आधार पर सुन करके किसी से उसके बारे में जान करके इन्होंने क्या किया, तो अपने पुस्तक में मालविकाग्निमित्र में इसकी चर्चा की है। तो मालविकाग्निमित्र में जो अग्निमित्र की चर्चा है, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र नायक है, वो अग्निमित्र कोई और नहीं बल्कि वह शुंग वंश का शासक जो है अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है अग्निमित्र। इसी के बारे में उन्होंने लिखा है, अग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बाद इस वंश में लगभग 7-8 और शासक आए हैं। इसके बाद लगभग 8 शासक, इस वंश में ही टोटल 9 शासक लगभग हुए हैं। इस वंश में, शुंग वंश में
लगभग 9 शासकों की चर्चा मिलती है। इसका जो लेकिन विशेष रूप से किसी की चर्चा नहीं प्राप्त होती है, इसीलिए विशेष रूप से हम लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त है, तो हम लोगों को विशेष पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो देवभूति। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। इसकी हत्या इसके सेनापति वासुदेव, इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी थी। इसकी हत्या किसने की, तो इसकी जो हत्या है देवभूति की हत्या वासुदेव ने की थी। कब की थी, तो 73 ईस्वी पूर्व में। 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने देवभूति की हत्या करी। और यहां पर में क्या हुआ, तो यहां शुंग वंश समाप्त हो गया। अब ये वासुदेव जो है, वासुदेव ने जब इसकी हत्या की और इसने क्या किया, तो कर्म वंश की स्थापना की। किस वंश की, तो वासुदेव ने नए वंश की स्थापना की। वो कौन सा वंश था, तो कर्म वंश की इसने स्थापना की, ठीक है। इसके बारे में, इस कर्म वंश के बारे में भी हम लोग को विशेष नहीं पढ़ना है और विशेष जानकारी भी नहीं प्राप्त होती है। तो इसके बारे में बस इतना ही, और ध्यान रखिए कि इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा। बस इतना ही, यही दो याद रखना है कि वासुदेव ने देवभूति की हत्या की और कर्ण वंश की स्थापना की। कब, 73 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद इसका अंतिम जो शासक है, अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक इस वंश का सुशर्मा है। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दी थी। सुशर्मा जो है, इसकी हत्या किसने की, तो सिमुक ने की थी। इसकी हत्या किसने की, सुशर्मा की हत्या, सुशर्मा की हत्या किसने की, तो सिमुक ने की, जो कि सातवाहन वंश का शासक था। ये कहां का था, ये किसका था, तो सातवाहन। ये किस वंश का था, तो सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी। तो सातवाहन वंश हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़े। सातवाहन वंश को एंशिएंट हिस्ट्री में जब जो हमारा वीडियो चल रहा है, उसमें जो हमारा सीरीज रुका हुआ है, उसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सातवाहन वंश के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ सातवाहन वंश के बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये जो है दक्षिण भारत में थे। ये इनका जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में था। तो सातवाहन वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश। अब सातवाहन वंश हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए शुंग वंश में जो है, शुंग वंश का जो शासन काल था, पुष्यमित्र शुंग का जो शासन काल था, उसको जो है वैदिक साहित्य का, वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण जाति से थे। इन्होंने बीच के समय में, जो मौर्य काल में, अशोक के समय में, जो ब्राह्मण धर्म कुछ डाउन हो गया था और बौद्ध धर्म का विशेष उदय हो गया था। बौद्ध धर्म का क्या होता, विशेष उदय हो गया था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक बढ़ने लगा था, और ब्राह्मण धर्म का क्या हुआ, वेदों की जो है वो बहुत स्तर नीचे चला जाने लगा। तो उस समय में इसने क्या किया कि उस समय ये ब्राह्मण था, तो इसने क्या किया कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। इन्होंने चारों ओर ब्राह्मण धर्म को फैलाने का काम किया। इसीलिए इस काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। किसको, तो शुंग वंश का जो शासन काल था, जिसमें कि पुष्यमित्र शुंग का, विशेषकर पुष्यमित्र शुंग का जो शासन काल था, उसको वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। शुंग कालीन जो वास्तुकला भी बहुत उत्कर्ष पर पहुंच गई थी, बहुत अधिक फैल गया था शुंग काल में वास्तुकला भी। तो वास्तुकला का जो नमूना हम लोग को देखने को मिलता है शुंग वंश के समय में, शुंग वंश के समय का जो वास्तु का जो हमें नमूना देखने को मिलता है, वो अभी भी वर्तमान में बोध गया में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें शुंग वंश के समय की, जो कुछ स्तूपें हैं, कुछ बौद्ध मंदिर जो है, बौद्ध मंदिर का जो चारों दीवारी बनवाया गया है, ये सब उस समय में करवाया गया था। उस समय का निर्माण का अभी तक उसका साक्ष्य वहाँ हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुषाण।
इसके बाद अब हम लोग आते हैं कुषाण राजवंश। ये कुषाण जो हैं ये कण्व वंश के, ये जो है इनका जो शासन काल था, पहले उत्तर प्रदेश के समय में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, अयोध्या के वाराणसी के क्षेत्र में इनका उस समय उत्थान हुआ था। जिस समय कुषाण वंश का उत्थान हुआ था तो उस समय ये वाराणसी अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में ये सामंत थे। ठीक है, ये सामंत थे और सामंत से ये बढ़ करके इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। इस वंश में भी विशेष हम लोग को ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। इस वंश का एक महान शासक हुआ जिसे हम लोग कहते हैं कनिष्क, जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क के बारे में कुछ हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इसका संबंध कुछ बिहार से भी रहा है, इसीलिए इसके बारे में हमें थोड़ा कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, कनिष्क के समय में इसने अपनी राजधानी को पेशावर बनाया था। इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी जो है पेशावर थी। पेशावर या पुरुषपुर कहिए, पेशावर या पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। और इनकी एक दूसरी जो राजधानी थी, दूसरी राजधानी थी मथुरा। ये थी पहली राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। दो राजधानी इन्होंने बनाई थी, एक पेशावर में और एक मथुरा में, दो राजधानियां इनकी थी। कनिष्क जब शासन गद्दी पर बैठा, ये जब गद्दी पर बैठा था, कब बैठा था तो 78 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी पूर्व में ये शासन पर के लिए बैठा था, गद्दी पर ये बैठा था। और इसने गद्दी पर बैठते ही एक संवत चालू किया। कौन सा संवत चालू किया? तो शक संवत। इसने शक संवत प्रारंभ किया। ये शक संवत वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसी संवत के आधार पर अभी भी हम लोग का चल रहा है भारत सरकार का कार्यकाल। ठीक है, इसका विशेष, इसके बारे में हम लोग को ध्यान इसीलिए जाता है क्योंकि इसने क्या किया था, चतुर्थ बौद्ध संहिता, चतुर्थ बौद्ध संहिता, इसने चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन करवाया था। कहाँ आयोजन करवाया था? तो कुंडलवन में, कश्मीर में इसने क्या किया था, चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन करवाया था। ये खुद भी बौद्ध धर्म के महायान शाखा का, ये महायान शाखा का खुद भी यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, महायान शाखा को मानता था, उसका अनुयायी था। ठीक है, इसने अपने शासन काल में बहुत ही अधिक मात्रा में सोने के सिक्के, इसने अपने शासन काल में सोने के सिक्के का प्रचलन करवाया। सोने की मुद्राएं इसके शासन काल में चलने लगी। वैसे तो गुप्त काल में माना जाता है, लेकिन कुछ हद तक इसने भी स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था। इसके समय में भी स्वर्ण सिक्के जारी हुए थे। ठीक है, इन्होंने उत्तरी और उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी जारी करवाए थे। इनके दरबार में, कनिष्क के दरबार में कुछ विख्यात जो हैं उस समय के, जो जैसे हो गए चरक हो गए, उसके बाद हो गए अश्वघोष, उसके बाद बौद्ध धर्म के इन्होंने अश्वघोष थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म पर में एक महाभाष्य लिखा है। उसके बाद वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेतक, ये सभी कुछ इनके दरबार में क्या थे, रत्नों में सुशोभित थे। इनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। किसके? तो कनिष्क के मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो इन लोगों के कुछ ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं, कुछ पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। तो इसको हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से पुस्तक इस समय में छपे थे, कौन कौन से पुस्तक लिखे गए हैं। तो इस व्यू से हम लोग देख लेते हैं। एक हमारा ये भी हो जाएगा कि किन्होंने कौन से पुस्तक को लिखा है। तो इनके समय में आयुर्वेद के विख्यात चरक जो थे, चरक जो कि आयुर्वेद के महान विद्वान, इन्होंने चरक संहिता लिखी।
इन्होंने चरक संहिता लिखी। ये जो है आयुर्वेद से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है ये, ठीक है। उसके बाद उस समय में वसुमित्र थे जिन्होंने महाविभास सूत्र की रचना की। इन्होंने क्या किया था? तो महाविभास की रचना की थी। पतंजलि थे, नहीं पतंजलि तो इनके पहले थे। पतंजलि शुंग वंश के शासन में, पुष्यमित्र शुंग के समय में थे। उसके बाद थे एक अश्वघोष, इन्होंने बुद्ध चरित की रचना की। इन्होंने क्या किया? बुद्ध चरित की रचना की थी, जिसे कि वर्तमान का जिसे कि बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इस बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ठीक है। और भी कुछ विभूति थे, जैसे वसुमित्र थे, नागार्जुन थे और महाचेत। ये सब इनके दरबार में सुशोभित थे। ये सब इनके दरबार के विभूति थे, यानी कि इनके मतलब खास थे। नागार्जुन को, ये जो नागार्जुन है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। इनमें इन्होंने खगोल सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ शायद गलत लिख दिए, इसका ईस्वी पूर्व नहीं होगा। ये शासन पर कब बैठा था? 78 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। और 102 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। गांधार शैली, मथुरा शैली, इनका जो विकास हुआ था, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास, वो भी कनिष्क के समय में ही इसका विकास हुआ था, ठीक है। तो और रेशम मार्ग का भी इसने निर्माण करवाया था। रेशम मार्ग जो चाइना से जो रेशम आता था, भारत होके जाता था, तो उस रेशम मार्ग का भी इन्होंने क्या करवाया था? तो निर्माण करवाया था। उसका भी संरक्षण इन्हीं के पास था, इन्होंने आरंभ किया था, ठीक है। इस काल में वास्तुकला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुई थी और इन्हीं के समय में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण, वो भी खड़ी मुद्रा में खड़ी प्रतिमा का निर्माण इसी के समय में, किसके समय में? कनिष्क के समय में ही हुआ था। इसी ने करवाया था। तो ये था हम लोग का कुषाण वंश से संबंधित। अब इसके बारे में इससे ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल्स से हम पढ़ेंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री जो हम लोग का चल रहा है उसमें जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग इससे ज़्यादा डीपली उसमें हम लोग देखेंगे कुषाण वंश से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम लोग को बिहार से रिलेट करके इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये भी कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन इतना तक में आ सकता है। इससे ज़्यादा कुछ बिहार से रिलेट करके हम लोगों को कुषाण वंश से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद आ जाता है गुप्त काल। इसके बाद का जो काल है वो गुप्त काल आ जाता है। देखिए मगध साम्राज्य कहते हैं, मौर्य साम्राज्य का जब समाप्त हुआ, मौर्य का पतन हो गया, तो उसके बाद कोई ऐसा राजवंश अभी तक नहीं आया जो कि पूरे भारत पर जिस तरह से मौर्यों ने अपना आधिपत्य जमाया था, एक संयुक्त कर दिया था, वैसा कोई शासक नहीं आया जो पूरे भारत को एकत्र करके उस पर शासन कर सके।
हालांकि गुप्त शासन में ऐसा प्रयास किया गया, इन्होंने बहुत हद तक प्रयास किया, लेकिन इनका भी क्षेत्र मौर्यों के जैसे उतना जितना मौर्य काल में मगध का विस्तार था, इनका क्षेत्र विस्तार था, गुप्त काल में उसका लगभग आधा से भी कम ही मानिए कि उसका विस्तार था, आधा भी नहीं ये लोग पूरा पाए थे। लेकिन उसके बाद जो है गुप्त काल जो है गुप्त वंश ही सबसे बड़ा एक राजवंश के रूप में उभरा था मौर्य के बाद। तो इसलिए, और इनसे रिलेटेड कुछ बिहार से भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। इन्होंने, अब देखिए, इनके जो शासन काल है, इनका जो शासन काल है उस पर बहुत सारा मतलब मतभेद है, बहुत जगह पर कुछ अलग अलग आप लोगों को डेट्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे हमने जो आंकड़ा निकाला है उसके आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूं। इनका जो काल था 240 से 280 ईस्वी तक, 240 से 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त का जो है कार्यकाल था। 240 में इसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जो है कुषाणों के सामंत थे, ये गुप्त जो है श्रीगुप्त, ये कुषाणों के सामंत थे। तो धीरे धीरे ये क्या हुए, अपना विकास किया और एक साम्राज्य का स्थापना किया। इनके बारे में विशेष नहीं कुछ पूछता है, बस इतना ही पूछेगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। इनके बाद इनका एक पुत्र आया घटोत्कच। इनके बाद इनका एक पुत्र आया घटोत्कच। इससे रिलेटेड भी, इससे संबंधित भी कोई प्रश्न हम लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेगा। इससे संबंधित गुप्त वंश में हम लोग को प्रश्न पूछेगा कहां से? तो चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड हम लोग से प्रश्न पूछ सकता है। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक वो चंद्रगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त को माना जाता है, क्योंकि देखिए स्थापना तो श्रीगुप्त ने की, लेकिन जिस राजा के शासन काल में उसका सर्वाधिक विकास हो, उस वंश का सर्वाधिक विकास हो, उसका क्षेत्र विकास हो, उसकी समृद्धि में विकास हो, उसे वास्तविक संस्थापक एक तरह से मान लिया जाता है। इनके समय में इसका पूर्ण विकास हुआ है, तो इसलिए वास्तविक संस्थापक मान लिया जाता है। तो वास्तविक संस्थापक इनको चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। ये 320 ईस्वी में ये शासन के लिए गद्दी पर ये बैठे थे। कब बैठे थे? तो 320 ईस्वी में। इन्होंने राज्य विस्तार के लिए कुछ विवाहें की। इन्होंने लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इन्होंने कुमार देवी से क्या किया? तो विवाह किया। और इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने को महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इन्होंने भी एक संवत चलाया, जिस तरह से हम लोगों ने पीछे देखा कि कुषाणों ने संवत चलाया था, उसी समय इन्होंने भी, उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने भी एक संवत चलाया था। कौन सा संवत था? तो वो गुप्त संवत। इन्होंने गुप्त संवत चलाया था, ठीक है। इनके बाद इनका पुत्र उत्तराधिकारी हुआ, जिसका के नाम था समुद्रगुप्त। इनके बाद इनका पुत्र उत्तराधिकारी बना, जो समुद्रगुप्त। आज के लिए इसको इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में दिक्कत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज मैंने आप लोगों को जो भी बताया है, हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, वो सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
समझ में आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।